दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। हम लोग यहां पर संविधान पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, उसके पहले हम लोगों ने देखा कि वास्तव में क्या क्या कारण थे जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। जैसे कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना, उसके बाद उनका भ्रष्टाचार में लिप्त होना, भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद जो है मुख्य कंपनी का धीरे धीरे टूटना, उसके बाद कंपनी के मालिक का ब्रिटेन के सम्राट से ऋण मांगना, ये सभी जिम्मेदार थे जिसके कारण जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। अभी तक पूरा का पूरा हम लोग जो संविधान पढ़ रहे हैं बिल्कुल एक कहानी के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल रटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग ये समझ जाएंगे बिल्कुल कहानी की तरह कि क्या क्या घटनाएं घटती गई जिसके कारण जो है आगे के अधिनियम आते गए, तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल कहानी की तरह समझने का प्रयास कीजिएगा, खुद का अपना एक कहानी बनाइएगा कि हाँ कैसे कैसे अंग्रेज आए और कैसे कैसे शासन व्यवस्था हुआ, कैसे कैसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया और कैसे कैसे फिर कंपनी टूटने लगी और कंपनी ना टूटे इसके लिए जो पहला अधिनियम लाया जाता है उसी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। उसमें तरह तरह के प्रावधान किए गए। ठीक है, अब देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण जो है आगे के अधिनियम जो है आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बात किया जाए तो 1779 में ब्रिटेन में विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औद्योगिक क्रांति का आशय क्या है। यहाँ पर आपके हर एक पॉइंट से सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे विश्व में पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ होती है, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व की पहली क्रांति जो है किस वर्ष होती है, तो याद रखिएगा 1779 में होती है। ठीक है, अब देखते हैं वास्तव में जब 1779 में ब्रिटेन में विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति होती है तो उसका प्रभाव भारत के संविधान पे कैसे पड़ता है। जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है, परिणाम ये होता है कि ब्रिटेन में बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से तरह तरह के उत्पादन किए जाने लगते हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आशा ही होता है कि पहले जो उत्पादन होता था छोटे छोटे फैक्ट्रियों के माध्यम से होता था, लेकिन जो अब उत्पादन होने लगा वह बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से होने लगा, काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्रियों के माध्यम से होने लगा। जब काफ़ी बड़े बड़े फैक्ट्रियों के माध्यम से जो है उत्पादन होने लगा, इसका मतलब यह है कि काफ़ी मात्रा में सामान का उत्पादन भी होने लगा। जब काफ़ी मात्रा में सामान का उत्पादन होने लगा, परिणाम यह हुआ कि इन्हें बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत पड़ी। और उस समय जो है विश्व के कुल जनसंख्या का लगभग 60 से 70% जो कुल जनसंख्या थी वह भारत के पास रहती थी। इसका मतलब ये है कि अगर इन्हें अपना सामान ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है तो भारत के बाज़ार में जो है प्रवेश करना होगा। लेकिन ये लोग जो है यहाँ के जो उद्योगपति होते हैं भारत में अपना सामान नहीं भेज सकते थे या भारत में व्यापार नहीं कर सकते थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। ठीक है, वास्तव में औद्योगिक क्रांति तो ही बड़े बड़े फैक्ट्रियों के माध्यम से सामान का उत्पादन तो होने लगा, लेकिन उन्हें बेचने के लिए जब सामान बाज़ार की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर इतना बाज़ार नहीं था। अब बाज़ार कहाँ पर था, तो वह भारत के पास था, लेकिन ये लोग जो है भारत में आ नहीं सकते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त था। इसलिए ये उद्योगपति चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए और हमें भी भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, लेकिन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त नहीं किया जाता है। लेकिन अभी जो है 1779 में जिस
औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है यह एक सीमित मात्रा में होती है, बहुत ज़्यादा भी उद्योगपति नहीं होते हैं। ठीक है, तो यह जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी नहीं बन पाता है। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे। उसके बाद 1773 के बाद 1781 में एक एक्ट आता है जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। दोस्तों यह भी पूछा जा सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है किस वर्ष पारित किया गया था, तो याद रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में पारित किया गया था। इस समय जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, या कह सकते हो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं, वह होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। ये वही वारेन हेस्टिंग्स होते हैं जो 1773 में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। जब 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं वह वारेन हेस्टिंग्स होते हैं। वास्तव में एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो लाया जाता है वह 1773 में लाए गए जो अधिनियम में कमी रह जाती है उसी को दूर करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए थे। पहला प्रावधान इसमें यह किया गया था कि जो सर्वोच्च न्यायालय गवर्नर जनरल के नियम एवं कानून की समीक्षा करता था वह समाप्त कर दिया गया। वह समाप्त कर दिया गया। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने देखा था कि एक गवर्नर जनरल का पद सृजन किया जाता है और एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। जो सर्वोच्च न्यायालय था वह गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम एवं कानूनों की समीक्षा कर सकता था। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया कि वास्तव में गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून की जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं किया जा सकता है। पहला प्रावधान तो ये कर दिया गया। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ही कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ही कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए नियम और कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से यहाँ पर जो बम्बई प्रेसिडेंसी था, यहाँ पर जो मद्रास प्रेसिडेंसी था, इन दोनों को इनके अधीन कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हम लोगों ने देखा था कि बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था और वैदेशिक मामलों में या कह सकते हो विदेशी मामलों में जो नियम और कानून बनाने का अधिकार था वह बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी नियम और कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1781। अब हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसको देखने से पहले थोड़ा आप लोग कहानी को समझिएगा। 1779 में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में विश्व की पहली औद्योगिक क्रांति हो जाती है। जब औद्योगिक क्रांति हो जाती है तो ये उद्योगपति बाज़ार की तलाश में ये चाहते हैं कि वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वास्तव में
भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त न किया जाए। यहाँ से उद्योगपति यह दबाव डालते हैं ब्रिटिश सरकार के ऊपर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए। वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डालती है कि वास्तव में व्यापारिक एकाधिकार को न समाप्त किया जाए। ठीक है, दोनों में काफ़ी विरोधाभास होता है। 1781 में यही प्रावधान था, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लोग चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि व्यापारिक एकाधिकार को ना समाप्त किया जाए। काफ़ी विरोधाभास की स्थिति होने के बाद भी लॉर्ड नॉर्थ द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं, लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो है लॉर्ड्स ऑफ हाउस में एक प्रस्ताव लाया जाता है भारत के संबंध में कानून बनाने के लिए। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो है लॉर्ड्स ऑफ हाउस में एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें भारत के लिए नियम और कानून बनाना होता है, लेकिन यह वास्तव में पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है लॉर्ड नॉर्थ को इस्तीफा देना पड़ता है। और यह ब्रिटेन के इतिहास में पहली और अंतिम बार होता है जब किसी भारतीय मामले में ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। ठीक है, ब्रिटेन के इतिहास में यह पहली बार होता है कि भारतीय मामले में ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहने का आशय ये है कि जैसे भारत के स्तर पर बात किया जाए, मान लीजिए प्रधानमंत्री द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है, लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाए। अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी प्रस्ताव लाया जाता है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा से इस प्रस्ताव को पास तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि यह प्रधानमंत्री तभी हैं जब लोकसभा में इनका पूर्ण बहुमत है। अगर लोकसभा में पूर्ण बहुमत इनका नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन्हें प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि यहाँ से जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा यहाँ से तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि इन्हें पूर्ण बहुमत है। उसी प्रकार लॉर्ड नॉर्थ द्वारा जो है लॉर्ड्स ऑफ हाउस में प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये साबित हो जाता है कि इनके पास बहुमत नहीं है और इन्हें जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जब ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो 1784 में ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं पिट्स। 1784 में वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं पिट्स। इन्हीं के द्वारा जो है भारत के लिए एक नियम बनाया जाता है जिसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम लोग देखेंगे वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या प्रावधान किए गए थे। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूँकि तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं पिट्स, इसलिए हो जाता है पिट्स। भारत के लिए नियम और कानून बनाया जाता है, इसलिए हो जाता है इंडिया एक्ट। का मतलब ही होता है अधिनियम, और वर्ष होता है 1784, इसलिए वर्ष पड़ जाता है 1784। यह अधिनियम हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में प्रावधान क्या किए गए थे। देखा जाए वास्तव में तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो है मुख्य रूप से दो प्रावधान किए जाते हैं। पहला प्रावधान ये किया जाता है कि 6 सदस्यों वाली
बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। एक 6 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। पहला प्रावधान तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो कंपनी के प्रशासनिक या कह सकते हो राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। देखते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है। कहने का आशय यह है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था, जिसके नियंत्रण में कंपनी व्यापारिक काम भी करती थी और राजनीतिक या प्रशासनिक काम भी करती थी। मतलब शासन प्रशासन भी देखती थी, व्यापार भी करती थी। लेकिन जब 1784 में पिट्स की सरकार बनती है तो ये इस बात को समझ जाते हैं कि वास्तव में व्यापार करना दूसरी बात है और राजनीति करना दूसरी बात है। इसलिए ये व्यापारिक काम को और राजनीतिक काम को दोनों को अलग अलग कर देते हैं और दोनों के लिए अलग अलग प्रावधान कर दिया जाता है। इसमें ये प्रावधान कर दिया जाता है कि व्यापारिक मामले को जो है व्यापारिक मामलों को बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। उसके बाद बात किया जाए व्यापारिक मामले को कोर्ट ऑफ एक व्यापारिक मामले था, एक राजनीतिक मामले। ये कहा गया कि वास्तव में व्यापारिक मामलों को जो है जैसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखती थी वैसे ही देखेगी। लेकिन राजनीतिक मामलों को या प्रशासनिक मामलों को अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से मुख्य रूप से यही दो चीज़ें किया जाता है। पहली बात तो 6 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाता है। दूसरे नंबर पे कंपनी के प्रशासनिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया जाता है और ये प्रावधान किया जाता है कि वास्तव में राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए जो व्यक्ति व्यापार करेंगे वह राजनीति में नहीं आ सकते और जो लोग राजनीति करेंगे वह व्यापार में नहीं जा सकते, और जो लोग व्यापार करेंगे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में रह के काम करेंगे, और जो लोग राजनीति करेंगे वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नियंत्रण में रह के काम करेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कभी कभी सवाल जो है थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाता है। ये कहा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से नागरिकों के सैन्य मामले, या सिविल मामले
में नियम और कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से नागरिकों को सैन्य मामले या सिविल मामले जो कुछ भी था पूरा का पूरा नियम कानून बनाने का अधिकार जो दिया गया था वह आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। क्योंकि सैनिक वगैरह रखना, किसी भी मुकदमे का निपटारा करना, यह राजनीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यह जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ जो है व्यापार किया जाएगा। ठीक है, ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये पूछा जाए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के समय जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने बताया था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है पहले ऐसे गवर्नर जनरल होते हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग लाया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल होते हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश संसद में महाभियोग लाया जाता है। वास्तव में यह महाभियोग पास नहीं हो पाता और ये जो होते हैं बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। धन्यवाद।